एरे को हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें एरे का प्रयोग किया है array1.cpp के रूप में। सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है, void main का ब्लॉक ओपन किया गया है। यहाँ पे हमने इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। उसके पश्चात स्क्रीन को क्लियर किया गया है। अब जो एरे ऑफ 0 इंडेक्स है उसमें 10 स्टोर किया गया है, एरे ऑफ 1 इंडेक्स है उसमें 20 स्टोर किया गया है। और अब हम यहाँ पे दो नंबर एंटर करवाना चाहते हैं यूजर से, जिसको हमने सी इन के द्वारा एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 में स्टोर कर दिया गया है। हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिसमें से हमने यहाँ पे 4 यूज किए हैं, 0, 1, 2 और 3। फाइनली एरे ऑफ 4 में हमने इन चारों का टोटल ऐड करके स्टोर करवा दिया है और टोटल के रूप में उस एरे ऑफ 4 को प्रिंट करवाया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इस प्रोग्राम। यहाँ देखिए हमारे पास array1.cpp प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले दो हेडर फाइल्स, उसके पश्चात void main ब्लॉक ओपन किया गया है, लास्ट में इसे यहाँ नीचे की तरफ क्लोज किया गया है। यहाँ सबसे पहले लाइन में हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है जिसके एलिमेंट्स की संख्या 5 है, अर्थात ये हमने स्क्वेयर ब्रैकेट्स के साथ बताई है, हमें 5 एलिमेंट्स का एरे चाहिए। सबसे पहले वाले एरे ऑफ 0 इंडेक्स में हमने 10 स्टोर किया है, एरे ऑफ 1 में हमने 20 स्टोर किया है। दो एलिमेंट्स की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई है। एरे ऑफ 4 में हमने इन सब का टोटल करवाकर टोटल के रूप में एरे ऑफ 4 को प्रिंट किया है। प्रैक्टिकली इसको हम Ctrl+F9 से रन करके देखते हैं। सबसे पहले दो नंबर देखिए टोटल 64 है, क्योंकि मेरे पास एरे ऑफ 0 में 10, एरे ऑफ 1 में 20 और बाकी मैंने दो एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे भी दी है। तो इस प्रकार आप एरेज का प्रयोग कर सकते हैं और इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि आप उन सभी एलिमेंट्स को अलग अलग इंडेक्स वाइज वैल्यू दे सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है वो array2.cpp के नाम से अवेलेबल है। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। अब इसमें देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, void main। उसके पश्चात हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं इंटीजर डेटा टाइप के i और t। इसी के साथ एक एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट किया है। t में हमने यहाँ 0 डाल दिया है, अर्थात t की वैल्यू हमने 0 स्टोर कर दी है। उसके पश्चात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम एरे के साथ यहाँ पे लूप का प्रयोग करना चाहते हैं। एरे के इंडेक्स वैल्यूज को, एरे के इंडेक्स नंबर्स को हम लूप के काउंटर द्वारा एक्सेस करके वैल्यूज प्रदान करेंगे इस लूप के द्वारा। यदि आप यहाँ इस लूप को देखें तो इसमें एक लूप i 0 से शुरू करके i लेस देन 5 तक चलाई गई है। i 0 से लेकर i लेस देन 5 अर्थात 4 तक चलेगा और एक एक जोड़ते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर में हमने i++ किया है। अब इसमें हर बार लूप में एक एंटर वैल्यू मांगी जाती है जिसको यूजर के द्वारा एंटर किया जाता है। जो वैल्यू यूजर एंटर करता है उसको सीन के द्वारा एरे ऑफ i में स्टोर कर दिया जाता है। इस एरे ऑफ i को समझने के लिए हम इस चार्ट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एरे और i जो है हमारा लूप का काउंटर है, ये 0 से लेकर 4 तक कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 तक ये कार्य कर रहा है। इसी के साथ हमारे पास एरे है, इसी लूप के अंतर्गत प्रयोग किया हुआ, जिसमें हमने एरे ऑफ i का प्रयोग किया। इसमें हमने यहाँ पे एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत i को रखा है, जिससे कि हमारे पास जब भी i की जो वैल्यू होगी उसी इंडेक्स की बात की जाएगी एरे के साथ। यहाँ यदि आप देखें तो एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू की जगह हमने काउंटर वाले i का प्रयोग किया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम जो i की वैल्यू होगी वही वैल्यू को यहाँ एरे इंडेक्स की वैल्यू माना जाएगा। यहाँ यदि आप देखें i जब 0 है तो एरे ऑफ 0 की बात की जा रही है, परंतु जैसे ही i 1 हो जाता है तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 की बात, अर्थात एरे ऑफ 1 की बात। इसी तरह से 2 होने पर एरे ऑफ 2, 3 होने पर एरे ऑफ 3, इस तरह से 4 होने पर एरे ऑफ 4। और यदि हम वैल्यूज की बात करें, जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा इसमें हर बार वैल्यू मांगी जाएगी। जो भी यूजर वैल्यू देगा, जैसे मान लीजिए मैं 2 वैल्यू देता हूं तो एरे ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगी। उसका कारण ये है क्योंकि एरे ऑफ i जो है इस वक्त एरे ऑफ 0 के इक्विवेलेंट है। जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो यहाँ पे सी इन के द्वारा एरे ऑफ i में स्टोर कर दी जाएगी, अर्थात एरे ऑफ 0 में स्टोर कर दी जाएगी। जैसे ही लूप आगे बढ़ेगी i में एक प्लस हो जाएगा, i 1 हो जाएगा। अब की बार एरे ऑफ 1 की बात की जा रही है।
जिसमें वैल्यू 5 स्टोर की जाएगी। इसी प्रकार फिर से काउंटर एक और जुड़ जाएगा, i में एक और जुड़ेगा तो i यहाँ पे 2 हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अब की बार एरे ऑफ 2 की बात की जा रही है। इसी तरह से एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4 की बात की जा रही है। हर बार हम यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहे हैं वो वैल्यूज इन एरे एलिमेंट्स में स्टोर होते जा रहे हैं। इन वैल्यूज को स्टोर करने के पश्चात एक कार्य लूप में और किया जा रहा है। यदि आप यहाँ नीचे लास्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दें, t में एरे ऑफ i की वैल्यू साथ ही जोड़ी जा रही है और फाइनली t को ही वापस असाइन की जा रही है। यदि हम देखें तो शुरू में हमारे पास t की जो वैल्यू थी वो 0 थी। यहाँ पे हमने t प्लस एरे ऑफ 0 किया है सबसे पहले, तो इसका अर्थ होगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, 2। नेक्स्ट वैल्यू, इसका अर्थ हुआ कि अब हमारे पास t में 2 आ गया है, t में 2 स्टोर हो गया है। अब की बार t प्लस एरे ऑफ i अर्थात 2 प्लस 5 को जोड़ा जाएगा और जो आंसर आएगा उसे फिर से t में स्टोर किया जाएगा, 7 में, t में 7 स्टोर किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट जब इंसर्ट किया जाएगा एरे ऑफ 2, उसमें जो वैल्यू दी गई है वो 4 है। अब की बार 7 प्लस 4 11 किया जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 9 30। इस प्रकार यदि आप t में देखें तो पिछली वैल्यू को हटाकर नई वैल्यू स्टोर कर दी जाती है और नई वैल्यू स्टोर करते समय t की पुरानी वैल्यू और एरे ऑफ i की वैल्यू को यूज किया जाता है। तो आपके पास सबसे लास्ट में t में जो आउटपुट रहता है वो इन एरेज के एलिमेंट का टोटल रहता है। तो आपके पास 30 टोटल अवेलेबल हो जाता है। अब जब हमारे पास यहाँ टोटल अवेलेबल हो गया है, फाइनली हम फॉर लूप को क्लोज करते हैं सभी एरे एलिमेंट्स में वैल्यू एंटर करने के पश्चात और सी आउट के द्वारा उस t को प्रिंट करवा देते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ यदि देखें array2.cpp में सबसे पहले हमारे पास 2 हेडर फाइल्स, उसके पश्चात मेन का ब्लॉक ओपन किया गया है जिसमें 2 वेरिएबल i और t को लिया गया है, दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हैं। इसी के साथ इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट किया गया है। t में हमने यहाँ 0 असाइन कर दिया है अर्थात t को शुरू में 0 की वैल्यू दे दी गई है। इसके पश्चात ये सेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 i 0 से शुरू होता है और लेस देन 5 अर्थात 4 तक चलता है और एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ता है i। हर बार जब ये लूप एग्जीक्यूट होती है तो इसमें एंटर वैल्यू का मैसेज आता है। यूजर के द्वारा एंटर की गई वैल्यू को सी इन के द्वारा एरे ऑफ i में स्टोर कर दिया जाता है। एरे ऑफ i का अर्थ यहाँ पे फॉर लूप के काउंटर के अकॉर्डिंग एरे इंडेक्स से है। इसी तरह से एरे ऑफ i की आई हुई वैल्यू को t में जोड़ा जाता है और वापस t में ही स्टोर कर दिया जाता है। उसके पश्चात लूप को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे यदि आप देखें तो टोटल इस के मैसेज के साथ t को प्रिंट करवा दिया गया है। कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ मेरे पास इनपुट वैल्यूज की जानकारी मांगी जा रही है जिनको एरे में स्टोर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ मैं 2 एंटर कर देता हूँ जिसको एरे ऑफ 0 में स्टोर किया जाएगा। उसके पश्चात 5 जिसको एरे ऑफ 1 में स्टोर किया जाएगा। उसके पश्चात 4 एरे ऑफ 2 के लिए। उसके पश्चात 10 एरे ऑफ 3 के लिए। उसके पश्चात 9 एरे ऑफ 4 के लिए। तो अल्टीमेटली मैंने पांचों एलिमेंट्स की वैल्यू दी और देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है 30। ये टोटल t के द्वारा क्रिएट किया गया है क्योंकि हमने t को हर बार आई हुई एरे i की वैल्यू के साथ जोड़ा है और फिर से t में स्टोर किया है और फाइनली t की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया गया है।